हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इतिहास की इस लेक्चर सीरीज में। तो इससे पहले हम इतिहास पर 5 वीडियो बना चुके हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, और हमने जो है गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, और इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी का जो है आधा जो टॉपिक है वो हम वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरे खिलजी वंश को ख़त्म करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हमने खिलजी वंश के लिए ऐसा किया है कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज एक वीडियो आ जाएगा, पहला वीडियो, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा खिलजी वंश कंप्लीट हो जाएगा। गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको पता है, एबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन वगैरह जो हमने पढ़ा था। और हमें ये भी पता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, और जिसकी हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यानी हम जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं जेके, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या की गई गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की। और इसके बाद आया था खिलजी वंश। तो आज हम खिलजी वंश को ही पढ़ते हैं। तो खिलजी वंश में अगर हम देखें तो खिलजी वंश जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें शासन करने वाला दूसरा वंश है खिलजी वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक, यानी इसने केवल 30 वर्ष तक जो है शासन किया है खिलजी वंश ने, जो कि सबसे कम है दिल्ली सल्तनत में। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो किया है शासन दिल्ली सल्तनत में वो है तुगलक वंश। ऐसे ही सबसे कम कौन सा है? खिलजी वंश। यह निम्न जाति के तुर्क थे, यानी खिलजी कौन थे? निम्न जाति के तुर्क थे। इनका प्रभाव व इनकी संख्या कम थी, फिर भी इन्होंने दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया, जिसके कारण इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत के इस वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश को क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। अब देखते हैं खिलजी वंश के कौन कौन से शासक थे। खिलजी वंश के शासकों की बात करें तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसको शॉर्ट में हम जेके पढ़ेंगे। जेके ये खिलजी वंश का संस्थापक है, ये रहा है 1290 से 96 तक। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली विस्तारवादी शासक था। ये रहा है 1296 से 1316 तक। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर, ये रहा है 1316 में। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये 1316 से 1320 तक रहा है। इसके बाद खुसरो शाह और नसीरुद्दीन खुसरव शाह भी इसको कहा जाता है, ये अंतिम शासक था, और ये रहा है 1320 में। तो इस प्रकार हमें खिलजी वंश के शासकों को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो, क्योंकि अभी हमारे पास में गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा साउंड वगैरह है, तो इस वजह से वहाँ से हो सकता है इस वीडियो में साउंड भी थोड़ा बहुत आ रहा हो, तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। भी जो 1-2 दिन की बात है। एक चीज़ और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनमें से मात्र जो है 12.1% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वह 87.9%। तो यानी वो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो में डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाया करेगा। तो उनसे थोड़ा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को जोड़ने का कार्य करें। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। तो इसके मूल नाम की अगर हम बात करें तो इसका मूल नाम था मलिक खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम था मलिक खिलजी। राज्याभिषेक की बात करें, यानी इसका तिलक वगैरह कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इसको राजा वगैरह बनाया गया, तो किलोखरी किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। अब किलोखरी किले को बनवाया था एक गुलाम वंश का जो शासक था कैकूबाद ने बनवाया था, तो उसी किले में ये राज्याभिषेक अपना कराता है। जलालुद्दीन खिलजी की अगर नीति देखी जाए, कैसी पॉलिसी थी, नीति क्या थी, तो यह एक उदार शासक था, यानी लिबरल था, जिसके कारण इसके दरबार में विद्रोह शुरू हो गए। यानी ज़्यादा कट्टरता इसने नहीं दिखाई, उदारता इसने दिखाई, जिसके कारण इसके दरबार में विद्रोह, यानी लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसके कथन को पढ़ते हैं तो इसका कहना क्या था। तो जेके ने क्या कहा, यानी जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी उदारता में नहीं है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि मैं किसी का रक्त नहीं बहाना चाहता। तो जिससे लोगों को लगा भी कि ये एक उदार है, लिबरल है, ऐसा ये खुद भी बताना चाह रहा है। उदारता को अगर हम देखें कैसे पता चलेगा, तो एक जगह थी कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में, वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी यानी इसी के भतीजे ने, जिसका नाम था मलिक छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया था, लेकिन जेके ने उसे माफ़ कर दिया। तो इससे इसकी उदारता का पता चलता है। इसके समय मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था, और जेके ने उन्हें हराया तो सही, लेकिन हराने के बाद क्या किया? अपनी उदारता दिखाते हुए दिल्ली में रहने के लिए मंगोलपुरी नामक शहर बसवा दिया। तो मंगोलपुरी जो है शहर की स्थापना जेके के समय हुई, यानी मंगोलों को वहाँ पे बसने के लिए जगह इसने दे दी। तो हमें पता चलता है इसकी उदारता, तो हम बोल सकते हैं ये इसकी उदारता के उदाहरण हैं।
इसी के समय देखेंगे तो इसी के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने देवगिरी पर अभियान किया था। उस समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको भेजा था किसने, जेके ने। तो इस अभियान पर जेके ने एके को देवगिरी के शासक, देवगिरी का शासक कौन था उस समय, रामचंद्र देव। देवगिरी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में पड़ता था। तो एके मतलब यहाँ पे गया देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए, और देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। और किसने भेजा था एके को, जेके ने आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें एके सफल रहा और बड़ी मात्रा में यहाँ से धन लूटा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान से बड़ी मात्रा में धन लूटा। अब क्या हुआ कि जलाउद्दीन जो खिलजी है वो इंतजार कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी का कि कड़ा मानिकपुर में आ जाओ, हम यहीं पर हैं, यानी इलाहाबाद में। वो इंतजार कर रहा है कि एके जो है उसके स्वागत की तैयारी हो रही है कि वहाँ से जीत कर आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से। लेकिन अगर देखा जाए तो इधर अलाउद्दीन खिलजी को भी चाह थी कि वो एक सम्राट बने। तो जब कड़ा मानिकपुर में वो जेके से जाकर मिला, यानी जलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिला, तो एके ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ पे याद रखिएगा, एके हम बोल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को और जेके बोल रहे हैं जलाउद्दीन खिलजी को। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देवगिरी अभियान पर कौन गया था, अलाउद्दीन खिलजी, और किसने भेजा है, जलाउद्दीन खिलजी, जेके ने उसको भेजा है। बाद में जब वो लौट के आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, तो कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद में उसके स्वागत के लिए कौन खड़ा है, जलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को चाह भी है कि वो शासक बनना चाहता है, तो वो हत्या कर देगा जलाउद्दीन खिलजी की और खुद शासक बन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ। नोट पॉइंट देखें, जलाउद्दीन खिलजी यानी जेके अपनी नीतियों के कारण दिल्ली सल्तनत का पहला उदार शासक था, जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरों को भी खुश रखना था, यानी अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखना चाहता था। कौन, जलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है दिल्ली सल्तनत का। ये रहा है 1296 से 1316 तक। मूल नाम इसका था अली गुरसाब। राजधानी इसने बनाई दिल्ली। उपाधि इसने ली थी सिकंदर सेकंड या सिकंदर ए सानी। उद्देश्य था संपूर्ण विश्व को जीतना। ये संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एक मित्र था अलाउल मुल्क, उसके द्वारा समझाए जाने पर इसने विश्व विजय के अभियान को छोड़ दिया था। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सिकंदर ए सानी या सिकंदर सेकंड की उपाधि किसने ली, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरसाब। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ इलिटरेट शासक था, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा था, क्योंकि बचपन में ही इसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तो इसके कारण ये शिक्षा से वंचित रह गया। फिर भी अपनी नीतियों के कारण यह सबसे सफल शासक बना। यानी हम बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अनपढ़ शासक, लेकिन फिर भी सफल रहा, सबसे सफल रहा। कारण क्या था, इसने जो नीतियाँ बनाई उन्होंने इसकी सफलता को आगे बढ़ाया, और इसके जो सहयोगी थे वो बहुत ही वफादार थे। इस वजह से ये सफल होने में, मतलब इसका मकसद जो था सफलता प्राप्त करना, वो पूरा हुआ। तो ये भी बड़ी भूमिका थी। इसके बाद हम देखते हैं मंगोल आक्रमण। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जलाउद्दीन खिलजी यानी जेके के समय मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन वो एक उदार शासक था और उसने क्या किया, दिल्ली में ही बोल दिया कि मंगोलपुरी बसा लो मंगोलों से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल आक्रमण हुए, जो कि सबसे ज़्यादा थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुए, आपको उत्तर लगाना है अलाउद्दीन खिलजी। सभी आक्रमण में एक एक ही विजय हुई, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया। लेकिन एक मुख्य घटना ये हुई कि एक का सेनापति जो है जफर खां मारा गया था। इन विद्रोह में जफर खां मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सैन्य सुधार अगर हम देखें, क्या क्या सेना में सुधार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला जो है, एके ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक स्थायी सेना यानी परमानेंट सेना रखी। इसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और उनको नगद में यानी कैश में वेतन देना शुरू किया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब स्थायी सेना जिसने रखी और नगद वेतन दिया। इसने सैनिकों की पहचान के लिए एक रिवाज और चलाया था, उसका नाम था हुलिया और दाग प्रथा। हुलिया और दाग प्रथा इसने शुरू की थी। हुलिया यानी आइडेंटिटी कार्ड मिलता था सैनिकों को, और दूसरा दाग, जो घोड़ा वगैरह होता था उसको दागा जाता था, जिससे पहचाना जा सके कि यही वास्तविक सैनिक है और यही इसका घोड़ा है। क्योंकि इससे क्या लाभ था कि अगर ऐसे व्यक्ति को ले जाएंगे युद्ध में जो कुछ जानता नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे युद्ध हार भी सकते हैं। इस वजह से वास्तविक सैनिक जो है वही जाए युद्ध में, और ट्रेंड जो घोड़े थे वही जाएं। इस वजह से हुलिया और दाग प्रथा को इसने शुरू किया। इससे क्या हुआ कि सेना को और ज़्यादा मजबूती मिली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत, रेवेन्यू थ्योरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत के अगर हम स्रोत देखें तो जानकारी के स्रोत
इस सिद्धांत की जानकारी अमीर खुसरो के ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो जानकारी कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो के ग्रंथों से। सिद्धांत की बात की जाए तो पहला क्या है, इसने अपने दरबार तथा सेना में योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया, केवल जो योग्य व्यक्ति हैं उनको शामिल किया इसने सेना में। दूसरा, धार्मिक तथा राजनीतिक मुद्दों को अलग अलग किया। तीसरा, निरंकुशता को अपनाया। चौथा, साम्राज्य विस्तार के लिए सेना तथा दरबारियों को प्रशिक्षण दिया। ये इसका राजत्व सिद्धांत था। राजत्व है ये, राजस्व नहीं है, राजत्व सिद्धांत, यानी हम इसको बोल सकते हैं किंगशिप थ्योरी है ये। तो राजस्व नहीं है ये, रेवेन्यू थ्योरी नहीं है, ये है राजत्व सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी, यानी शासन या राज्य चलाने के कुछ तरीके, वो है राजत्व सिद्धांत, राजस्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली और वर्तमान में ये आता है कासगंज में। कहाँ पे आता है? कासगंज जिले में आता है। तो क्वेश्चन आए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो पटियाली है, लेकिन जिला कौन सा है? अब ये कासगंज, पहले ये एटा में आता था। एके के दरबार में रहा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था अमीर खुसरो। इसे तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जनक अगर बोला जाए किस किस का आविष्कार किया? खड़ी बोली का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने, सितार और तबले का आविष्कार किया और कव्वाली का आविष्कार इसने किया। इसके बाद पुस्तकें अगर हम देखें तो तुगलकनामा, नूर सिपिर और आशिका जैसी पुस्तकें अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बात करें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। एके ने महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए इस प्रणाली को अपनाया, जिसमें वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी गई, यानी वस्तुओं की कीमत क्या थी? मार्केट में निश्चित कर दी गई। अब इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे रहला पुस्तक, इसको लिखा है इब्न बतूता। दूसरा है तारीख फिरोजशाही, इसको लिखा है बर्नी। तीसरा है खुजाइनुल फुतह, इसको लिखा है अमीर खुसरो। तो आप ये भी याद रखेंगे, जैसे पूछ लेगा रहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता। तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है? बर्नी। इसके बाद देखते हैं हम कुछ बाजार इसने चलाए थे। तो बाजार के प्रकार क्या थे? जैसे गल्ला मंडी, इसमें अनाज वगैरह बिकता था। सराय ए अदल, इसमें कपड़े, शक्कर, सूखे फल ये सब बिकते थे। तीसरा बाजार था घोड़ों का, मवेशी, दास बाजार ये सब था। चौथा बाजार था सामान्य बाजार, जिसमें अन्य आवश्यकता की वस्तुएं बिका करती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो बाजार पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी, तो अधिकारी कौन कौन से थे? सेनाई मंडी, सेनाई मंडी ये था बाजार का अधीक्षक। इसके बाद नजीर, नजीर था माप तौल का अधिकारी। तीसरा था मुहस्सिब, दुकानदार तथा ग्राहक के आचरण को देखने वाला अधिकारी। चौथा था बरीद, गुप्तचर विभाग का अधिकारी। पांचवा है मुनहियान, गुप्तचरी करने वाले प्रमुख लोग, इनको मुनहियान कहा जाता था। इसके बाद नोट पॉइंट देखते हैं। मुबारक शाह खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी मुबारक शाह जो खिलजी आया उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ये यहाँ पे कहने का उद्देश्य है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय का राजस्व और कर व्यवस्था देखें। राजस्व क्या कैसी व्यवस्था थी और कर की क्या व्यवस्था थी? तो 4 प्रकार के करों की यहाँ व्यवस्था देखने मिलती है, जैसे जजिया कर, घरी कर, चरी कर और खम्स। जजिया कर को अगर हम देखें तो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। घरी कर यानी मकानों पर, झोंपड़ियों पर हाउस टैक्स हम बोल सकते हैं। चरी कर दुधारू पशुओं के चरने के कारण, यानी जो दूध वगैरह देते थे तो उनकी जो चरने वगैरह जाते थे उस पर लगता था। इसके बाद खम्स, खम्स से देखा जाए तो लूट का धन था। तो लूट के धन में से कुछ शासक रखता था और कुछ सेना को दिया जाता था जो लूट के लाते थे, इसको खम्स बोला गया। आगे नोट पॉइंट देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज नामक राजस्व विभाग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग कौन सा था? तो राजस्व विभाग था। और किसने बनाया इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया है। अब लास्ट हम इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए निर्माणों को और देख लेंगे। फिर इसके बाद दूसरी जो वीडियो बनाएंगे खिलजी वंश पर, उसमें हम खिलजी वंश को पूरा खत्म कर लेंगे। यहाँ पे देखें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया। तो ये दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराए गए, जैसे 1000 खंबा महल, सीरी महल, हौजे अलाई या एक तालाब था अलाई दरवाज़ा, इन सबको दिल्ली में बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। नोट पॉइंट देखें। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया गणेश महोत्सव चल रहा है, तो उसका साउंड भी थोड़ा सा आ सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को देखेंगे और आगे का जो भी है खिलजी वंश उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।